हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई जापान का शहर है, तो वहां पर बैठकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। तो किसके लिए है ये फ्रेमवर्क? टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ हैजार्ड्स। तो जो कुदरती आपदाएं आती है ना, कुदरती और गैर कुदरती दोनों, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड हैजार्ड्स, जो तबाही होती है, चाहे भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, सुनामीज हो, या कोई और मैन मेड जैसे फ्लडिंग आ गई, डैम का पानी लीक हो गया, या किसी भी प्रकार से हैजार्ड आ गया, तो इसके इफेक्ट को रिड्यूस करना। तो ये फ्रेमवर्क किसके लिए है? 2015 से 2030 मीन 2015 से 2030 के बीच के लिए फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। ऐसे और भी थे, पिछले 15 साल के लिए भी थे। तो हमने इस समय क्या चल रहा है? सेंडाई फ्रेमवर्क। तो क्वेश्चन प्री में आ जाएगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? टू रिड्यूस, कम करना है क्या? इफेक्ट्स ऑफ हैजार्ड्स। क्या ओनली नेचुरल? नहीं, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड दोनों। ठीक, इसको आपने बार बार देखना है। ऐसे प्री में खासतौर पर ऐसे टर्मिनोलॉजीज आएंगी। एम सैंड क्या है, पी सैंड क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क का टाइम पीरियड क्या है, क्या ये सिर्फ नेचुरल है, जहां ह्यूमन इंड्यूस्ड है, दोनों है, इस प्रकार। तो आपने ना अपना फोकस क्लियर रखना है। आगे है जी एम सैंड। एम सैंड क्या है? सैंड होती है रेत। एम सैंड का मतलब मैन्युफैक्चर्ड, हमने खुद से तैयार की है रेत। इट इज एन आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रशिंग हार्ड ग्रेनाइट स्टोन्स। तो जो ग्रेनाइट स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको क्रश करके हमने खुद आर्टिफिशियली एम सैंड बनाई है। एम का मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड, हमने खुद से आर्टिफिशियली ये वाली सैंड प्रोड्यूस की है। आगे है जी पी सैंड। पी का मतलब है प्लास्टर, प्लास्टरिंग सैंड। ये होती है ये भी एम सैंड ही, इसको भी हमने आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया है। पर ये क्या है? इसको हमने ज्यादा फाइन कर दिया, ज्यादा इसको क्रश कर दिया, ताकि जो सैंड है उसका पार्टिकल साइज और कम हो जाए। तो उसको कहते हैं पी सैंड, प्लास्टरिंग। वेरी फाइन ग्रेड ऑफ एम सैंड, होती एम सैंड ही है, पर इसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा फाइन होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। आगे है जी सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट डेवलप्स इन ए वुमेन्स सर्विक्स। कहां? द एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द वेजिना। तो औरतों में ये वाला कैंसर मीन आजकल इसकी रेट बढ़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। तो जो वेजिना से यूट्रस की तरफ का जो रास्ता होता है, एंट्रेंस होता है, तो वहां का कैंसर। इट इज प्रिवेंटेबल। यस, क्वेश्चन आएगा क्या ये प्रिवेंटेबल है? यस। क्यूरेबल है? हाँ जी, ठीक किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली। ये कैंसर वगैरह जनरली जो होते हैं, अगर इनको टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए और उसी समय उसको मैनेज कर लिया जाए, तो ऐसे कैंसर को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल केसेस, मतलब 99% के करीब, आर कॉज्ड ड्यू टू हाई रिस्क एचपीवी। एचपीवी का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो लगभग सारे के सारे, मतलब 99% जो सर्वाइकल कैंसर है, वो कौन से वायरस के कारण होते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कौन से कैंसर से रिलेटेड है, संबंधित है? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है जी। ए हाईली कॉमन वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंडक्ट और कंटेक्ट। तो क्या है ये? कॉमन वायरस है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलता है? सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू फैलता है। ये बात हो गई। तो 90-70-90 टारगेट्स आर सेट फॉर टैकलिंग दिस कैंसर। तो इस कैंसर से निजात पाने के लिए, टैकल करने के लिए हमने क्या कर दिया है? अपने सामने टारगेट रखा है 90-70-90। इसका क्या मतलब है? कि ईच कंट्री शुड मीट द 90-70-90 टारगेट्स बाय 2030। कैसे? 90% वैक्सीनेशन टू एचपीवी, इस वायरस के अगेंस्ट सबको, मतलब 90% को, कम से कम 90% को वैक्सीनेशन दे दो, ताकि ये वायरस इफेक्ट अपना दिखा ही ना पाए।
स्क्रीन 70% ऑफ वुमेन, कम से कम 70% वुमेन को स्क्रीनिंग हो जाए ताकि कहीं इस कैंसर के आसार हैं तो हमको पता लग जाए। और ट्रीट 90% ऑफ वुमेन, और जो औरतें हैं उनमें से 90% वालों को क्या कर दो, कम ट्रीट कर दो। 90 70 90 बाय 2030 क्या मतलब है, रिपीट कर लो। 90% की वैक्सीनेशन कर दो, ठीक। 70% को कम से कम स्क्रीन कर दो टेस्ट वगैरह करके भी कि क्या इनमें वायरस तो नहीं, और 90% ऑफ वुमेन को ट्रीट कर दो। क्लियर बात। अच्छा जी, क्वेश्चन आ सकता है 90 70 90 टारगेट किससे संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर से। आगे है जी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, ये दवाइयां हैं, किसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ये आ सकता है। दीज आर इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमन बींग्स। इंसान में टीबी को ठीक करने के लिए ये वाली दवाइयां यूज की जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। किसको ठीक करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से, तो इसका मतलब ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है। गवर्नमेंट हैज ड्राफ्टेड एन ऑर्डर ऑन प्रोहिबिशन ऑन दीज मेडिसिन इन एग्रीकल्चर। न्यूज में क्यों था कि गवर्नमेंट ऐसे रूल लेकर आ रही है कि हम ये वाली मेडिसिन एग्रीकल्चर में यूज नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में यूज नहीं करना इन मेडिसिन का, इन एंटीबायोटिक्स का। क्यों, एज एक्सेसिव यूज इन इज द कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो हमने ये बातें पहले भी पढ़ी है कि जब हम एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, तो क्या होता है, इसके खिलाफ ठीक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ये दवाइयां क्या करते हैं, असर नहीं कर पाती, फिर उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग दवाइयां चाहिए होती हैं, ठीक। ये सब हमने पढ़ा, तो ये न्यूज में था। मेन क्वेश्चन आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है, किसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, मेनली टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस। आगे है जी हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। नागा लोगों का ये फेस्टिवल है, उनका अपना ट्रेडिशन, धरोहर है ना, परंपराएं, इस सब की सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ये भी है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। तो बेसिकली हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी है, इसकी फोटो आपने जरूर देखनी है गूगल पर, बड़ी सी पीली चोंच वाला पक्षी होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा लोगों का फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। आगे है जी क्रम रबर, ये क्या होती है, इट इज ए रिसाइकल्ड रबर, ऐसी रबर जिसको रिसाइकल करके बनाया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग स्क्रैप टायर्स और अदर रबर इनटू यूनिफॉर्म ग्रेनुअल्स। तो जो आपके स्क्रैप टायर है ना, जो टायर आप नहीं यूज हो रहे, तो उसको या कहीं और प्रकार की रबर को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म ग्रेनुअल्स, उसको ना यूनिफॉर्म मतलब बराबर से साइज वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो बेसिकली क्या है, ये रिसाइकल्ड रबर है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स आर इन इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहे बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल किसका है, बांग्लादेश का, ठीक। हमारा जो है टाइगर, इंडिया का जो नेशनल एनिमल है टाइगर, वो बंगाल टाइगर नहीं है, पर बंगाल टाइगर की सबसे अधिक पॉपुलेशन बांग्लादेश में नहीं, इंडिया में पाई जाती है, ये याद रखना आपने। आगे है जी ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन, ठीक। तो ये एस्टिमेशन हुई है, तो ये वाला डाटा थोड़ा पुराना है, तो क्योंकि अभी रिसेंटली नया डाटा भी आ गया है, तो हम इसको इतना फोकस नहीं करेंगे, तो ऊपर से एक दो बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजीज पता हो जो कि एग्जाम में आई हुई है। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड एनुमरेशन दैट इज हेल्ड वंस इन 4 years। 4 साल में एक बार आप टाइगर की पॉपुलेशन काउंट करते हो, एंड इज द 5th सच एक्सरसाइज। तो ये भी याद रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो लेटेस्ट आई है, ये पहली एक्सरसाइज नहीं है, ये 5वीं छठी है, क्योंकि ऐसी टाइगर को गिनने वाली एन्यूमरेशन वाली प्रक्रिया 4 साल में एक बार होती है। पहले कब हुई थी, 2018 में, तो अब 2023 में भी हो गई है एक। ओके, दिस ईयर देयर इज यूज ऑफ एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स का मतलब, एम का मतलब है मॉनिटरिंग करनी, टाइगर की मॉनिटरिंग करनी।
मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस है, एमस्ट्रिप का यूज किया गया है। तो 2 साल पहले यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया था, एमस्ट्रिप किससे रिलेटेड है। ठीक, तो देखो एम मॉनिटरिंग करनी टाइगर की, स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, टाइगर के ऊपर स्ट्रिप होती है ना, धारियां होती हैं, तो उससे भी एक सिंबॉलिक है ये शब्द। ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम टाइगर कॉर्ड्स, ऐसा नहीं कि हमने टाइगर ही गिनने हैं, और क्या करना है, द एक्सरसाइज विल आल्सो कलेक्ट डाटा ऑन मेगा हर्बीवोर्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स एंड गॉड्स। सिर्फ टाइगर ही नहीं गिनने, तो और भी जो मेगा हर्बीवोर्स जैसे एलिफेंट्स हो गए, हर्बीवोर्स मतलब जो घास वगैरह खाते हैं, गॉड, एलिफेंट्स, इनको भी गिनना है। ठीक है जी। दिस टाइम अनलाइक इन द पास्ट एनजीओस एंड वॉलंटियर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द टाइगर काउंट। तो एनजीओ और वॉलंटियर्स टाइगर काउंट का पार्ट नहीं थे। ये पुराना हो गया, अब 2023 में है जो हुआ, उसको आपने दोबारा पढ़ना है, हम पढ़ेंगे उसको भी। इट विल बी एक्सक्लूसिवली डन बाय ट्रेन स्टाफ। ठीक है जी। इसी में टाइगर से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, देख लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, देख लेना आपने, आई थिंक यहाँ है आपका रशिया में। तो वहां पर डिक्लेरेशन हुई है किसके ऊपर, टाइगर की कंजर्वेशन के लिए। तो क्वेश्चन आएगा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित है। टाइगर रेंज कंट्रीज मतलब जहां पर टाइगर नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, उस देशों में वो देशों ने क्या किया है, एग्रीज टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, भी हाँ भी हम ग्लोबल लेवल पर टाइगर की रिकवरी के लिए प्रोग्राम चलाएंगे, विच एनविसैग्स डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। तो उसमें एक बात थी कि 2022 तक हमने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है। तो इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, इंडिया अचीव्ड द टारगेट ऑफ डबलिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन 4 years अहेड ऑफ शेड्यूल टाइम। तो इंडिया ने पहले ही अपनी टाइगर पॉपुलेशन दुगनी कर ली, 4 साल पहले ही। तो ये एक अच्छा क्या है, हमारी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। आगे है जी रेड सैंडर्स। ये क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा, रेड सैंडर्स क्या है, रेड पांडा है, लाल रंग की मिट्टी है, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ट्री है। एंडेमिक टू डिस्टिंक्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही ये क्या है, एंडेमिक है, खास प्रकार के जंगलों में पाया जाता है, किसके, आंध्र प्रदेश के। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। इट इज नोन बाय वेरियस अदर्स नेम, अदर नेम जैसे रक्त चंदन, लाल चंदन, उन्दम, ऐसे इसके नाम है। तो देखो एग्जाम में आपको ना ये वाला नाम नहीं दिए जाएंगे, रक्त चंदन, लाल चंदन, क्योंकि इसमें इससे तो क्लियर ही हो गया है ना कि ये चंदन की वैरायटियां हैं। तो आपने तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्दम, रेड सैंडर्स, रक्त चंदन, लाल चंदन, इनमें से कौन कौन सी चंदन की वैरायटियां नहीं है या चंदन का नाम नहीं है। तो आपको ये याद होना चाहिए, रक्त चंदन, लाल चंदन, ये तो क्लियर है। उन्दम और रेड सैंडर्स ये क्या है, चंदन को कहा जाता है। ठीक है जी। इट इज ए डेसिडुअस ट्री, ऐसा ट्री जो अपने पत्ते मौसम के हिसाब से गिरा देता है। स्मॉल ट्री होता है, इतना बड़ा नहीं होता साइज में। ग्रोज 5 to 8 मीटर्स इन हाइट, तो हाइट में 5 से 8 मीटर तक होता है। द वुड इज एक्सट्रीमली हार्ड, लकड़ी इसकी बहुत सख्त होती है। एंड डार्क रेड इन कलर। ठीक, ये भी है, क्या इसकी लकड़ी सॉफ्ट होती है, नहीं, बहुत हार्ड होती है। और इसका कलर कैसा है, डार्क रेड। ये प्रॉपर्टियां आपने समझ लेनी है, याद कर लेनी है। आगे है जी लिविंग रूट ब्रिजेस। लिविंग रूट ब्रिजेस, इसको आपने गूगल पर देखना है। होता क्या है कि मेघालय में जो नदियों के आसपास जो बरगद के पेड़ है, तो बरगद के पेड़ के से जो उसकी लटाएं सी लटकती है ना, तो उनको आपस में जोड़कर, उनकी टहनियों को आपस में जोड़कर ऐसे ही जनता ने अपने लिए ब्रिज बना लिया है। बड़े सुंदर सुंदर से हैं, आपने देखना इसको, लिविंग रूट ब्रिजेस। तो ये कहाँ है, इंडिया में, मेघालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है जी बॉम्ब साइक्लोन, ऐसा साइक्लोन जो एकदम क्या है, घातक हो जाता है, जो अपनी इंटेंसिटी एकदम ज्यादा गेन कर लेता है। ठीक, तो इस पूरी प्रोसेस को कह देते हैं बॉम्बोजेनेसिस। भी उसने बॉम्ब साइक्लोन है ये, बहुत जल्दी अपनी इंटेंसिटी गेन कर ली। ठीक है जी। इट इज ए मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, ऐसा साइक्लोन जो मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है। मीन ये इक्वेटोरियल नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है,
मिड लैटिट्यूड में होता है जनरली। दैट इंटेंसिफाइज रैपिडली, बहुत जल्दी इंटेंसिफाई होता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिफाइज रैपिडली। अनलाइक हरिकेन्स, हरिकेन्स की अपेक्षा वार्म साइक्लोन्स डोंट नीड वार्म ओशन वाटर इन ऑर्डर टू बी फॉर्म्ड। हमने देखा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, वो क्या है, समुद्र पर आते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास जो समुद्र है उस पर आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और वो नीचे से वाटर वेपर से अपनी एनर्जी गेन करते हैं। पर जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं जो मिड लैटिट्यूड पर आते हैं, वो उनको समुद्र की जरूरत नहीं होती एनर्जी गेन करने के लिए, तो वार्म साइक्लोन भी यहीं पर आए। हियर फ्रंट्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर माइट कोलाइड, ठीक है ना, यहां पर ध्रुव से आने वाली ठंडी और इक्वेटर से आने वाली गर्म हवाएं आपस में कोलाइड करती हैं। दे रियली स्ट्राइक इन समर, समर में बहुत कम होते हैं वार्म साइक्लोन। रादर दे फॉर्म बिटवीन लेट फॉल एंड अर्ली स्प्रिंग। लेट फॉल मतलब जब सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं और बाहर आने वाली होती है, तब ये आते हैं जनरली। When warm tropical air meets up against a frigid Arctic air, तो तब क्या होता है, ट्रॉपिकल एयर, भूमध्य रेखा से आने वाली गर्म हवाएं और ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, ठीक। इस समय तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि क्या ये गर्मियों में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वार्म साइक्लोन जनरली कब आते हैं, लेट फॉल एंड अर्ली स्प्रिंग पर, और समर में नहीं आते, बहुत कम आते हैं, और ये मिड लैटिट्यूड पर आते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां आपको पता होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक। अच्छा जी, आगे है जी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। बाई एनियल होती है, मतलब जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है हर 2 साल में एक बार छपती है, ठीक, 2 साल बाद छपती है, हर दूसरे साल छपती है। प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कौन बनाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसको आपने ऐसे याद कर लेना है। तो 2021 वाली रिपोर्ट क्या कहती है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री कितना है, तकरीबन 25% के करीब, 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये क्या है, इट हैज इंक्रीज्ड, बड़ा है। तो क्वेश्चन आएगा क्या हमारा फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, नहीं, बड़ा है, 25% के करीब है। 33% होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, पर हमारा 1/3 से कम है, पर हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, 25% के करीब है। इंपॉर्टेंट डाटा 2021 के हिसाब से, आपने लेटेस्ट जो करंट में होगा उस हिसाब से जब 2023 में रिपोर्ट आएगी तब अपडेट कर लेना है अपने आप को। देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, तो जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो कम हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। नॉर्थ ईस्ट रिपोर्टेड द बिगेस्ट लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर सबसे कम कहां हुआ है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये बात हुई। और एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, सबसे अधिक आता है एमपी का, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है छत्तीसगढ़ का, फिर आता है उड़ीसा का, फिर आता है महाराष्ट्र का। आपने और नहीं कम से कम 2-3 तो याद कर लेने हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एरिया, तो क्या होता है, सबसे अधिक है मिजोरम में, फिर अरुणाचल में, और तीसरे पर छत्तीसगढ़ नहीं है, मेघालय है, ये याद रखना। परसेंटेज और एरिया में फर्क यही है कि तीसरे नंबर पर टोटल में छत्तीसगढ़ है और परसेंटेज वाइज में मेघालय है। 17 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब हमारे अधिकतर स्टेट की क्या है, हैव अबव 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, अधिकतर स्टेट्स में 33% से ऊपर है फॉरेस्ट कवर, ठीक है जी। आगे है जी क्योटो एडजस्टमेंट, कब की गई थी, इन 2018। इट इज द एडजस्टमेंट मेड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्योटो एडजस्टमेंट की थी, ठीक। भी हमने जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ना, उसको रिप्लेस कर दिया था फ्लोरोकार्बन से। पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या करता था, आगे आपकी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह करता था, तो आपने इसको पढ़ लेना है। तो उसको हटाने के लिए इसमें अमेंडमेंट की, एडजस्टमेंट की, क्योटो एडजस्टमेंट 2018 में किस प्रोटोकॉल में की गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। आगे है जी स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इट एम्स टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट, या तो बिल्कुल ही हटा दो, जहां कम कर दो, क्या,
द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ किसको, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को, ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो कि परसिस्टेंट है, मीन जल्दी वो डिग्रेड नहीं होते, काफी समय तक सिस्टम में बने रहते हैं। POPs accumulate in the fatty tissues of living animals and human beings, इंसानों के, जानवरों के फैटी टिश्यू में ये जमा हो जाते हैं। ठीक, फैटी टिश्यू में जमा हो जाते हैं, इसका मतलब ये वाटर सॉल्युबल बहुत कम होते हैं और पानी के थ्रू हमारे बॉडी से निकलते नहीं हैं और फैटी टिश्यू में ऐड होते रहते हैं और हमको क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। सो डू नॉट एक्सक्रीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इजिली, तो इसलिए पानी में घुलकर हमारी बॉडी से बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। ठीक है जी, तो इसलिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स काफी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या, इसकी प्रोडक्शन और यूज को, इसकी प्रोडक्शन और यूज को एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है। क्वेश्चन आ जाएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके रूल से संबंधित है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।